हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट 2018 के पेपर को। बेसिकली ये पेपर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आईए की वैकेंसी आई थी, उसके लिए कराया गया था। ये पेपर कराया था राजस्थान चयन बोर्ड ने, दैट इज आरएसएम एसएसपी ने। इस पेपर को हम 3 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट लेवल। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर 1 में डिस्कस करेंगे इजी लेवल के क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट्स ईमेल सर्विस which allows users to create their email address in regional languages including Hindi। तो बेसिकली राजस्थान सरकार के द्वारा एक ईमेल सेवा स्टार्ट की गई थी। उस ईमेल सेवा का नाम क्या है जो कि यूजर्स को उनके ईमेल एड्रेस क्षेत्रीय भाषाओं में एवं हिंदी में बनाने की सुविधा देती है। तो आपको पता है राजस्थान का जो ईमेल सर्विस है उसका नाम क्या है, दैट इज राजमेल। तो हमें याद रखना है राजस्थान का ईमेल सर्विस है राजमेल। ये राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 2017 में। इस टाइम पे गवर्नमेंट कौन सी थी? वसुंधरा राजे सरकार। तो हमें याद रखना है राजस्थान का जो ईमेल सर्विस है दैट इज राजमेल। यहाँ पर राजस्थान का जो नागरिक है वो अपना ईमेल एड्रेस बना सकता है और ईमेल एड्रेस क्षेत्रीय भाषाओं में एवं हिंदी भाषा में भी बना सकता है। तो हमें याद रखना है यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस है वो क्षेत्रीय भाषाओं में एवं हिंदी में बनाने की ये सुविधा सर्विस प्रदान करता है। कौन? राजमेल। तो हमें याद रखना है राजस्थान का ईमेल सर्विस है राजमेल। वसुंधरा राजे सरकार ने 2017 में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हेडक्वार्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज सिचुएटेड। निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित है? तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहां पर है? दैट इज वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में है। तो हमें याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वॉशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रिंटर रिबन इज यूज्ड। निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में रिबन काम में आती है? तो आपको पता है 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक तो इंपैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डेजी व्हील और एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो बेसिकली ये कैरेक्टर प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं, एक डेजी व्हील और एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लाइन प्रिंटर है वो 4 टाइप के होते हैं, एक सीरियल प्रिंटर होता है, एक बैंड प्रिंटर होता है, एक चैन प्रिंटर होता है और एक ड्रम प्रिंटर होता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? लेजर होता है, इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर होता है और आपको पता है एक प्लॉटर है, वो भी एक स्पेशल टाइप का प्रिंटर है। और वो प्रिंटर अगर हम कैटेगरी में लेंगे तो कौन सी कैटेगरी में लेंगे? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो बेसिकली इंपैक्ट प्रिंटर में किसका यूज किया जाता है? इंपैक्ट प्रिंटर में यूज किया जाता है रिबन का। बेसिकली जितने भी इंपैक्ट प्रिंटर है उनमें जो इंक होती है, जो शाई होती है, वो किसमें रखी जाती है? रिबन में रखी जाती है। और जितने भी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है उनमें शाई कहां रखी जाती है? कार्ट्रिज में रखी जाती है। तो ये हमें याद रखना है कि बेसिकली जितने भी इंपैक्ट प्रिंटर है उनमें शाही रिबन में होती है। और प्रिंटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसमें प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग हेड का यूज किया जाता है, ये हमें याद रखना है। और जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है उसमें प्रिंटिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? नोज या नोजल का। तो बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लॉटर। प्लॉटर कौन सा प्रिंटर है? नॉन इंपैक्ट। तो इसमें इंक कहां होगी? कार्ट्रिज में। लेजर, लेजर में इंक कहां होगी? कार्ट्रिज में, क्योंकि लेजर भी
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा है? इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसमें शाई कहां होगी? रिबन में। तो बेसिकली रिबन के कौन से प्रिंटर में यूज हो रहा है? इनमें से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। क्यों हो रहा है? बिकॉज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो कौन सा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इम्पैक्ट प्रिंटर कोई सा भी हो उनमें इंक रिबन में रखी जाती है। इंकजेट प्रिंटर है वो कौन सा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसमें भी इंक किसमें होगी? कार्ट्रिज में। तो हमें याद रखना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में रिबन का यूज किया जाता है। तो हमें याद रखना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में रिबन का यूज किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इंक को रिबन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इनसाइड। बूटिंग इंस्ट्रक्शंस को कहां पर स्टोर किया जाता है, कहां पर संग्रहित किया जाता है? तो बेसिकली बूटिंग इंस्ट्रक्शंस कौन से होते हैं? जो हमारे सिस्टम को इनिशियली बूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको पता है फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? एक सेकेंडरी मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो मेमोरी ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। आपको पता है फ्लॉपी डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो इस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम क्या रखते हैं? जो भी हमारा डेटा है उसको हम स्टोर करके रखते हैं। तो बेसिकली आपके जो बूटिंग इंस्ट्रक्शंस है वो कहाँ स्टोर होते हैं? दैट इज रीड ओनली मेमोरी में। अगर आपको पता हो आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, जैसे एचपी का स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले लिखा आता है एचपी। तो वो बेसिकली जो एचपी लिखा आता है वो प्रोग्राम कौन सी मेमोरी में है? दैट इज रोम में। तो हमें याद रखना है जो बूटिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो बूटिंग अनुदेश होते हैं, वो किसमें रखे जाते हैं? दैट इज रीड ओनली मेमोरी में। रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी है। अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, हमारे सिस्टम पे चलाना है, तो वो कौन सी मेमोरी में आके चलता है? दैट इज रैम में। हमें याद रखना है बूटिंग इंस्ट्रक्शंस हमारे रीड ओनली मेमोरी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज कंपाइल्ड लीगली एंड इज यूजुअली यूज फ्री इज रेफर्ड एज। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे लीगली कानून तौर पर संकलित किया जा सकता है, कंपाइल किया जा सकता है, और आमतौर पर यूजुअली निःशुल्क उपयोग किया जाता है, जिसे फ्रीली यूज किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो आपको पता है ये क्वेश्चन आया था आरएसएम एसएसबी इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट 2018 वाले एग्जाम में, और हमने यहाँ पे आंसर किया था दैट इज पब्लिक डोमेन। आपको पता है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिनके लाइसेंस को हमें परचेज करने की जरूरत नहीं होती, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल होता है। बट आपको पता है यहां पर एक ऑप्शन और है, दैट इज शेयरवेयर। शेयरवेयर कौन सा होता है? ये सॉफ्टवेयर भी हमें ट्रायल बेसिस पर फ्री होते हैं। ये सॉफ्टवेयर भी हमें ट्रायल बेसिस पे फ्री होते हैं, और अगर इन्हें हम आगे यूज करना चाहते हैं तो इनका हमें क्या करना पड़ता है? एक स्मॉल अमाउंट पे करना होता है, इनका हमें लाइसेंस परचेज करना होता है। तो बेसिकली यहां पर आंसर पब्लिक डोमेन भी सही है और शेयरवेयर भी सही है, क्योंकि केवल यहां पे फ्री की बात हुई है। अगर बात होती कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका लाइसेंस परचेज करने की जरूरत नहीं होती, वो होता है पब्लिक डोमेन। अब आपको पता है ये ट्रायल बेसिस पे फ्री है, और अगर आप आगे इसका लाइसेंस नहीं लेते हो तब भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज तो कर ही सकते हैं, बट इसके अपडेशंस आपको नहीं मिलेंगे। तो उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन आया था तो सबने पब्लिक डोमेन किया था। पब्लिक डोमेन ज्यादा सही है, बट शेयरवेयर भी सही है, तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। अगर मैं यहां पर क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका लाइसेंस परचेज करने की लाइसेंस परचेज करने की जरूरत नहीं होती, तो अगर हमें इन दोनों को भी एक बार छोड़ देते हैं, हम शेयरवेयर और पब्लिक डोमेन में से चूज करना पड़ा, तो हम किसको चूज करेंगे? पब्लिक डोमेन, जिसके लाइसेंस की हमें जरूरत नहीं होती। बट इन सॉफ्टवेयर को आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हो, आगे आप चाहते हो इनके अपडेशंस आपको मिलते रहे, तो आप इनका लाइसेंस
परचेज करेंगे। तो आपको पता है जैसे आजकल बहुत पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, दैट इज कैस्पर स्काई। कैस्पर स्काई, ठीक है। ये बेसिकली आपको पता है 1 मंथ के लिए ट्रायल बेसिस पे फ्री होता है, बट अगर आप चाहते हो कि इसका जो डेटाबेस है वो रेगुलर अपडेट होता रहे तो आपको इसका लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है पब्लिक डोमेन का लाइसेंस परचेज करने की जरूरत नहीं होती और इसका लाइसेंस परचेज करने की जरूरत होती है। इन पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, इनके कोड वगैरह है उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बट शेयरवेयर के कोड को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर होता है जो हमारे कोई भी सिस्टम है जो हमने परचेज किया है उसकी रोम में जो मैन्युफैक्चरर एक प्रोग्राम पहले से इंस्टॉल करके देता है उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर। जैसे हम एचपी का लैपटॉप चलाते तो एचपी लिखा आता है, डेल का लैपटॉप चलाते तो डेल लिखा आता है, ऐसे ही एलजी का टीवी चलाते तो एलजी लिखा आता है, लाइट्स गुड सैमसंग का कोई डिवाइस चलाते तो सैमसंग लिखा आता है। तो वो प्रोग्राम हमारा फर्मवेयर होता है और ये फर्मवेयर प्रोग्राम कौन सी मेमोरी में होता है? दैट इज रोम में, और माइंडवेयर टाइप का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के कौन से स्टेप्स है? तो आपको पता है कोई भी डेटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप्स में होता है, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग साइकिल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनपुट और आउटपुट है, प्रोसेसिंग नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें आउटपुट और प्रोसेसिंग है तो ये भी नहीं होगा, इसमें केवल आउटपुट है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग साइकिल ये क्या है? हमारा डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। और अगर कोई पूछेगा इसका ऑर्डर कौन सा सही है तो आपको पता है सबसे पहले कौन सी प्रोसेसिंग होती है, सबसे पहले कौन सा टास्क होता है? इनपुट टास्क होता है, इनपुट के बाद क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है, देन आउटपुट आता है। तो आपको पता है इनपुट का टास्क कौन करता है? दैट इज इनपुट डिवाइस। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डेटा कोई भी इंस्ट्रक्शन हमें इनपुट कराना है तो हम किससे इनपुट कराएंगे? इनपुट डिवाइसेस से। आपको पता है प्रोसेसिंग का टास्क क्या होता है? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, जो हमारा डेटा है उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, जो हमारा इनपुट है उससे रिजल्ट निकालना। तो बेसिकली आपको पता है प्रोसेसिंग का टास्क कौन करता है? सीपीयू। और आउटपुट कौन प्रोवाइड कराता है? आउटपुट डिवाइसेस। अगर सॉफ्ट कॉपी में हमें आउटपुट चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे? मॉनिटर का यूज करेंगे, प्रोजेक्टर का यूज करेंगे, और आउटपुट हमें हार्ड कॉपी में चाहिए तो प्रिंटर प्लॉटर का यूज करता है। तो हमें याद रखना है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के ये स्टेप्स है, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग साइकिल, और इनका जो ऑर्डर है वो क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एन इन्फेरेंस ड्रॉन फ्रॉम प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा व इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकालते हैं वह है। तो आपको पता है अगर इनपुट में हम डेटा यूज कर रहे हैं तो ये क्या कह रहा है? प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने पर जो हमें मिलेगा दैट इज नॉलेज। तो हमें याद रखना है अगर हमसे पूछा जाए डेटा को प्रोसेस करने पर क्या आता है, डेटा को प्रोसेस करने पर क्या आता है? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने पर नॉलेज आती है। तो ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, डेटा को प्रोसेस करने पर क्या आता है? इंफॉर्मेशन। आपको पता है डेटा क्या होता है? रॉ मटेरियल एंड फैक्ट्स। और डेटा है वो क्या होता है? हमारा मीनिंगलेस होता है। और डेटा को अगर हम ऑर्गेनाइज मैनर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में ऑर्गेनाइज कर दें हम डेटा को, तो क्या होता है वो? इंफॉर्मेशन। तो डेटा को प्रोसेस करने पर क्या आती है? इंफॉर्मेशन। और आपने अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस कर दिया, आपको पता है बुक्स में क्या होती है? इंफॉर्मेशन।
और अगर आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर देते हैं, आप उस इंफॉर्मेशन को गेन कर लेते हैं, तो आपकी क्या एनहांस हो जाती है? नॉलेज। तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने पर क्या आएगा? नॉलेज। तो आपसे पूछा जाए डेटा को प्रोसेस करने पर क्या आता है? इंफॉर्मेशन। डेटा एंड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने पर क्या आता है? नॉलेज। और अगर आप नॉलेज को प्रोसेस करेंगे तो क्या आएगा? अंडरस्टैंडिंग। काफी बार हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि ये तो नादान है, इसे तो ज्ञान ही नहीं है, इसे तो समझ ही नहीं है। तो बेसिकली अगर आपने अपनी नॉलेज को प्रोसेस किया है तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, आपको चीजों का बोध हो जाएगा, समझ आ जाएगी। और अगर आपने अंडरस्टैंडिंग को प्रोसेस कर दिया तो आपके अंदर क्या आ जाएगी? बुद्धिमत्ता आ जाएगी, मतलब आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे। तो बेसिकली ये हमें याद रखना है नॉलेज तक। बाकी अगर हम कोई भी टीचर का एग्जाम देते हैं तो ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, जो मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजी होता है, उसमें इन चीजों को पूछ लिया जाता है। बाकी ये तो हमारे कंप्यूटर में ही हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर हमें याद रखना है is an inference drawn from the process data and information is knowledge. PDF is an acronym for, PDF का लघु रूप है। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पीडीएफ किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो आपको पता है पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो आपको पता है एग्जाम में कोई ना कोई एक कम से कम फुल फॉर्म का क्वेश्चन आ जाता है, और फाइल्स के जितने भी फुल फॉर्म्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे आपने इमेज फाइल्स देखी होंगी, जेपीईजी, या इसको हम जेपीजी भी बोलते हैं। इसकी क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और भी इमेज फाइल होती है, जैसे पीएनजी होती है। पीएनजी क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप। पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप। एक होता है जीआईएफ, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। एक हमारा पीडीएफ की तरह ही एक रिच टेक्स्ट होता है, दैट इज आरटीएफ। तो आरटीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो जितने भी फुल फॉर्म्स हमारे कंप्यूटर साइंस में यूज होते हैं, फाइल्स के यूज होते हैं, जो भी हमारे एक्सटेंशंस है, तो ये एक्सटेंशंस की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। फॉर्मेट्स की, एक्सटेंशंस की तो फुल फॉर्म पता ही होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी कॉमनली यूज फुल फॉर्म्स है वो हमें आनी चाहिए। ये बार बार एग्जाम्स में एक ना एक फुल फॉर्म पूछी जाती है। लेयर 1 ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज, ओएसआई मॉडल की पहली लेयर कौन सी है? तो आपको पता है ओएसआई मॉडल में टोटल कितनी लेयर्स है? 7 लेयर्स है। आपको पता है कौन कौन सी 7 लेयर्स हैं? सबसे पहले कौन सी लेयर आती है? फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, then transport layer, then session layer, then presentation layer, then application layer। तो ये जितनी भी लेयर्स हैं उनके हमें नेम पता होने चाहिए। और हमें पता है कि जो फर्स्ट लेयर है दैट इज फिजिकल लेयर। तो हमें याद रखना है ओएसआई मॉडल की लेयर 1 कौन सी है? फिजिकल लेयर। जितनी भी लेयर्स है उनके नेम हमें पता होने चाहिए, इनके फंक्शंस हमें पता होने चाहिए, और कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो ओएसआई मॉडल से अगर हमें ये सब कुछ आता है तो कोई भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। Which of the following was the first commercial web browser? आपको पता है ये जब क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट कॉमर्शियल वेब ब्राउजर, पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर कौन सा है? तो आपको पता है अगर वेब ब्राउजर की बात पूछी जाए तो आपसे ये पूछा जाता है वेब ब्राउजर, या तो आपसे पूछा जाता है फर्स्ट वेब ब्राउजर।
या पूछा जाता है आपसे फर्स्ट पॉपुलर ब्राउजर, या आपसे पूछा जाता है फर्स्ट कॉमर्शियल ब्राउजर, या आपसे इंडिया का ब्राउजर पूछा जाता है। तो बेसिकली आपको पता है अगर फर्स्ट ब्राउजर की बात हो तो www, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है डेट इज वर्ल्ड वाइड वेब, और तीनों वर्ड के मिड में कोई भी स्पेस नहीं होता है। फर्स्ट पॉपुलर ब्राउजर की अगर बात हो तो फर्स्ट पॉपुलर ब्राउजर है दैट इज मोज़ेक, और पहला जो कॉमर्शियल ब्राउजर है, फर्स्ट कॉमर्शियल ब्राउजर इज नेटस्केप। और अगर इसकी बात करें हम नेटस्केप की तो इसका नाम है पूरा नेटस्केप नेविगेटर। ठीक है, तो जो नेटस्केप नेविगेटर है वो कौन सा ब्राउजर है? पहला कॉमर्शियल ब्राउजर है। और इंडिया का ब्राउजर कौन सा है? एपिक। तो हमें याद रखना है वेब ब्राउजर का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो बेसिकली पहला कॉमर्शियल, पहला व्यावसायिक ब्राउजर है दैट इज नेटस्केप नेविगेटर। पहला ब्राउजर कौन सा है? www। पहला पॉपुलर ब्राउजर कौन सा है? दैट इज मोज़ेक। इंडियन ब्राउजर कौन सा है? दैट इज एपिक। तो हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए। आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चंस कहां से आते हैं? प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है अगर वो भी आप कर लेते हो तो आप हर एग्जाम के 60% क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट कर ही दोगे कंप्यूटर साइंस में। तो ऐसा नहीं है कि केवल आईए का पेपर ही सॉल्व किया तो कर दोगे आप। जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको आप सॉल्व करिए। आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन कहीं दुनिया के बाहर से उठ के आएगा। सारे क्वेश्चंस पहले किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो राजस्थान के, अदर स्टेट्स के जो भी पेपर्स हैं उनको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट हो जाएंगे। और आपको पता ही है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको पेपर्स में ही मिलेंगे। बुक्स में आप देखते हो तो वहां पे कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस या उसकी लैंग्वेज ही स्टैंडर्ड आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी भी बुक्स हैं वो सारी लोकल बुक्स अवेलेबल है कंपटीशन के लिए। साइज ऑफ IPv6 एड्रेस। IPv6 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आपको पता है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये कौन सी लेयर पे वर्क करता है? नेटवर्क लेयर पे। आपको पता है नेटवर्क लेयर पे ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो टू कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। दैट इज हमें पता है इस आईपी एड्रेस की वजह से नेटवर्क लेयर एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है दैट इज हॉस्ट टू हॉस्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, अब बेसिकली आपको पता है ये आईपी एड्रेस की वजह से ही ये कंप्यूटर्स हमारे नेटवर्क में, इंटरनेट में कनेक्ट हो पाते हैं। आईपी एड्रेस है वो टू टाइप का होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 है वो कितने बिट का होता है? 32 बिट का। जबकि IPv6 है वो कितने बिट का होता है? दैट इज 128 बिट का। तो हमें याद रखना है IPv6 है वो 128 बिट का होता है। इसके अलावा ये जितने भी एड्रेसेस होते हैं, जैसे आपको पता है मैक एड्रेस, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, आपका जो डेटा लिंक लेयर पे जो एड्रेस होता है इसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, ईथरनेट एड्रेस भी बोलते हैं, हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। ये मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का। तो हमें याद रखना है आईपी एड्रेस को और क्या बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेस। तो हमें ये याद रखना है। पोर्ट एड्रेस कितने बिट का होता है? ये भी हमें याद रखना है। पोर्ट एड्रेस कितने बिट का होता है? 16 बिट का। तो बेसिकली हमें ये कौन सा एड्रेस है वो कितने बिट का है ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे याद रखना है IPv6 128 बिट का एंड IPv4 32 बिट का होता है। Which protocol is used between email servers? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आपको पता है ईमेल सर्वर्स के मिड में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? दैट इज SMTP प्रोटोकॉल। आपको पता है जैसे एक मेरा मेल आईडी है bipin@gmail.com, तो बेसिकली अभी मैं जिस कंप्यूटर पे बैठा हूं उससे मैं कोई भी मेल सेंड करता हूं तो ये मेल सबसे पहले कहां जाएगा? जीमेल के सर्वर पे।
जीमेल के सर्वर पे जाएगा। देन मैं जिसको भी भेज रहा हूं, सपोज मैं जिसको भेज रहा हूं उसका मेल आईडी याहू पर है, तो ये जीमेल सर्वर से कहां जाएगा, याहू के सर्वर पे जाएगा। और जो इसको एक्सेस करेगा, सपोज इसको एक्सेस कर रहा है abc@yahoo.com, मतलब जो यूजर एक्सेस कर रहा है उसका मेल आईडी किस पर है, याहू पर, और उसका ईमेल आईडी ये है। तो आपको पता है ये पर्सन अपने मेल आईडी से जब भी इस मेल को सेंड करेगा तो यहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, दैट इज एसएमटीपी। एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज होगा क्योंकि यहाँ पे मेल को ट्रांसफर किया जा रहा है। एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर पे जब भी मेल जाएगा तब भी आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, एसएमटीपी। और जब कोई भी पर्सन, अभी आपको पता है यह जीमेल सर्वर से ये मेल कहां जाएगा, इस पर्सन के इनबॉक्स में जाएगा। तो अगर इसको एक्सेस करना है तो यहां पर मेल एक्सेस प्रोटोकॉल यूज करेगा, डेट इज पॉप एंड आईमैप। तो पॉप और आईमैप में से कोई सा भी एक प्रोटोकॉल ये यूज कर लेगा। इसके अलावा एफटीपी प्रोटोकॉल है, आपको पता है क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगर मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर इंटरनेट पे कोई भी फाइल सेंड करनी है तो हम एफटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। एचटीटीपी होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब की जो सर्विसेज होती है उनको एक्सेस करने के लिए हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो हमें याद रखना है एसएमटीपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड बिटवीन ईमेल सर्वर्स। एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर पर मेल ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज एसएमटीपी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, this shows all the website and pages that we have visited earlier। हाल ही में देखी गई वेबसाइट व वेब पेजों को कौन दर्शाता है। तो आपको पता है ब्राउजर में एक ऑप्शन होता है दैट इज हिस्ट्री। उस हिस्ट्री के थ्रू हम क्या देख सकते हैं, जो भी करंटली हमने वेबसाइट वेब पेजेस विजिट किए हैं उनकी पूरी लिस्ट कहां से निकल जाएगी, हिस्ट्री से। और हिस्ट्री के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, दैट इज Ctrl+H। अगर हमें हिस्ट्री देखनी हो कि अभी हाल ही में हमने थोड़ी देर पहले कौन कौन सी वेबसाइट देखी थी, कौन कौन से वेब पेजेस देखे थे, तो उनकी अगर हमें लिस्ट देखनी है तो बेसिकली वो हम कहां से देखेंगे, हिस्ट्री में जाके देखेंगे। आपको पता है ये टास्क बार क्या होता है, आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उनमें जो सबसे बॉटम पे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे बॉटम पे जो बार आती है वो टास्क बार होती है। और स्टेटस बार कौन सी होती है, जो आपके एमएस ऑफिस जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसमें जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं स्टेटस बार।